स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन, इसमें हमारे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, पहला इंटरैक्शन जिसको हम सॉल्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, और आयनिक इंटरैक्शन भी। इसमें जो एनर्जी होती है 6 to 30 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। इसमें जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें जो फोर्स लगती है वो होती है K Q1 to Q2 डिवाइडेड बाय R² इंटू डी, और जो एनर्जी होती है वो होती है KQ1 into Q2 डिवाइडेड बाय R इंटू डी। तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है एक्वस एनवायरनमेंट में वीक होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और स्ट्रांग होते हैं एयर एंड वैक्यूम में। जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे वाटर होते हैं, जो कि पोलर एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें डी ज़्यादा होता है, डी 80 होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। लेकिन नॉन पोलर एनवायरनमेंट में डी लो होता है, इसीलिए ई हाई होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ये हम प्रोवाइड करते हैं हाई स्ट्रेंथ, किस में, नॉन पोलर एनवायरनमेंट में, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एक्वस एनवायरनमेंट में ये वीक होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इन नॉन पोलर एनवायरनमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ Q1 Q2, यानी ये जो चार्जेस होंगे ये कुड भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये इस पर ही डिपेंड करेगा। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जब डी ज़्यादा होगा तो ई कम हो जाएगा, और ई ज़्यादा होगा तो डी कम हो जाएगा, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। ई इक्वल्स टू KQ1 into Q2 डिवाइडेड बाय R इंटू डी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए अगर डी कम हो गया तो ई ज़्यादा हो जाएगा बस, और ई कम होगा तो डी ज़्यादा हो जाएगा। नॉन पोलर इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फिर आएगा हमारा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ये दूसरा फैक्टर हो गया। जब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही कम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ये डिक्रीज़ करेगा, ये फोर्स डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट जो क्या करता है डिक्रीज़ कर देता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी बाय सॉल्ट। सॉल्ट क्या काम करेगा यहाँ पर, स्टेबलाइज करने का काम करेगा। प्रोटीन और डीएनए ले लो, अगर उनमें हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते तो टीएम बढ़ जाता है, थर्मल मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस होती है ये डिक्रीज हो जाती है। अब ये हमारा सेकेंड इंटरेक्शन, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है। इसमें एक एटम हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, दूसरा एटम हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, और जो वन एटम होता है वो हाइड्रोजन डोनर है। आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक हाइड्रोजन जो होता है वो अटैच होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से अटैच होगा। सेकंड जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करेगा, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और इंटरेक्शन जो कि प्रेजेंट होगा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, एक एटम एक्ट करेगा हाइड्रोजन डोनर की तरह, दूसरा एटम एक्ट करेगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होगा, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, 10% कोवलेंट होता है, 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। कौन से फैक्टर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करते हैं, इसमें पहला आता है एंगल बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। तो अगर ये दोनों डोनर हाइड्रोजन एटम और डोनर एंड एक्सेप्टर सेम प्लेन में होंगे 180 डिग्री एंगल में, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये 180 डिग्री से कम होता रहेगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होती रहेगी। अल्फा हेलिक्स में 180 डिग्री होता है, बीटा शीट में एंटी पैरेलल में 180 होता है, पैरेलल वाले में 150 to 160 के बीच में होता है। फिर बात आती है नेचर ऑफ डोनर और एक्सेप्टर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता लगती है। अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की हाई होगी, एक्सेप्टर की लो होगी, क्योंकि जो एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इजीली प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हाइड्रोजन एटम को। डोनर जो है उसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक्सेप्टर को कम होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि देयर विल बी मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, पुल करेगा लोन पेयर कहाँ से, फ्रॉम द एक्सेप्टर, तो इसलिए उसको जो हमारा एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक डिस्टेंस जितना कम बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा होगा उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेसर बॉन्ड लेंथ मोर विल बी हाइड्रोजन
बॉन्ड की स्ट्रेंथ। मोर डोनर और एक्सेप्टर नियर, जितने ज़्यादा नियर होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी हाई होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें 0 डिग्री पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होते हैं, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे 3 और 100 डिग्री सेल्सियस में 0। ये डिपेंड करता है सराउंडिंग टेम्परेचर पे। वाटर जब लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, इसी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाता है। जो H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होती है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन रूम टेम्परेचर में बनवा लेता है, लेकिन H2S जो है ये ज़्यादा इसमें सल्फ़र जो है ये ज़्यादा सल्फ़र और हाइड्रोजन के बीच में जो सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, ये बॉन्ड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं कर पाता है, गैस की फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर दो टाइप के होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही स्टेबलाइज करता है। पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट में भी ये जो होते हैं इनको स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही थ्रू होते हैं। अब ये तीसरा इंटरेक्शन, वान डर वाल इंटरेक्शन, इसमें जो ये इंटरेक्शन होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का अराउंड चार्ज अराउंड द एटम, ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है। तो इसमें जो दो नॉन बॉन्डेड अनचार्ज एटम है उनको अगर हम कांटेक्ट पे लाते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है, डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो डाइपोल इंड्यूस होने से जो ये वीक इंटरेक्शन हमें दिखने को मिलते हैं वो वान डर वाल इंटरेक्शन होता है। ये नॉन पोलर और पोलर के बीच में भी हो सकता है, पोलर पोलर के बीच में भी हो सकता है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कब होगा? व्हेन टू एटम्स दे आर कांटेक्ट विद ईच अदर। एंड इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन कब होगा? जब दो एटम्स हैं उनको हम डिस्टेंस पे लाए लेसर देन वान डर वाल कांटेक्ट डिस्टेंस, उससे कम में उसमें लाए तो ये रिपल्सिव हो जाते हैं। अगर दो एटम्स हैं उनको हम वान डर वाल कांटेक्ट डिस्टेंस से दूर ले जाएं तो उनका जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है बाय फैक्टर ऑफ 1/r⁴। तो ये आर यहाँ पे डिस्टेंस है। अगर दो एटम्स है उनको हम क्लोज ले आए, वान डर वाल कांटेक्ट डिस्टेंस से भी ज़्यादा क्लोज ले आए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन शेल रिपल्शन जो ऑपरेट होगा बाय फैक्टर 1/r⁴। दो एटम्स अगर एग्जैक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो उसमें मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगी। डेल्टा जी वैन इक्वल्स टू a/r⁴ माइनस b/r⁴ प्लस Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो यहाँ पर ये r⁴ क्या बता रहा है? अगर हम एटम्स को दूर ले जाएं, वान डर वाल कांटेक्ट डिस्टेंस से दूर ले जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्लाइन जो होगी वो इतनी r⁴ होगी। लेकिन अगर दो अनचार्ज एटम है उनको हम वान डर वाल कांटेक्ट डिस्टेंस से भी नज़दीक लिया है तो उनमें रिपल्सिव फोर्स जो बढ़ेगी r⁴ ये बता रहा है। फिर है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होता है इसमें ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो उन सभी फोर्सेस को ये नाम दिया गया है जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं जब उनको वाटर में प्लेस किया जाए। यहाँ पर जो हाइड्रो है वाटर सॉल्वेंट है, हाइड्रोफोब हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जो कि सोल्यूट है। तो ये जो एग्रीगेशन होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें कुछ फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है इनके एग्रीगेशन में। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जो ये एग्रीगेट करती है, ये जो फोर्स होती है ये हाइड्रोफोबिक फोर्स होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं H2 मॉलिक्यूल में, जब हम सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो हमारे इंथैल्पी में चेंज आता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि नॉन पोलर सोल्यूट व्हेन एडेड इन वाटर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब्ड इन सम स्पेस, कुछ स्पेस में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, देन डिस्टर्ब्ड इस केस में होते हैं क्योंकि वो दूसरे और सोल्यूट्स को सराउंड करने लग जाते हैं, तो उनमें इंथैल्पी में जो चेंज आता है वो नेगेटिव होता है। जो स्टो मॉलिक्यूल्स होते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं हाइड्रोफोब्स के अराउंड, तो वो ऑर्डर हो जाते हैं। नॉन पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड हो जाते हैं इन सम स्पेस। तो ऑर्डरनेस मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज हो गई क्योंकि वो ऑर्डर्ड हो गए, पहले डिसऑर्डर्ड थे। तो एंट्रोपी में जो चेंज है वो नेगेटिव चेंज आ गया, तो जो फ्री एनर्जी होगी उसमें पॉजिटिव चेंज आएगा। चेंज जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा H में नेगेटिव चेंज आ गया,
डेल्टा एस यानी हमारी एंट्रोपी में भी नेगेटिव चेंज आ गया। नेगेटिव क्यों आया पहले? क्योंकि वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने, तो वो ऑर्डर्ड हो गए सोल्यूट्स। और डेल्टा जी में जो पॉजिटिव चेंज आया, लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, तो आधे मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए। मतलब पहले इंडिविजुअली एक एक स्पेस में उन्होंने कवर कर रखे थे सोल्यूट्स, लेकिन बाद में उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गए। फ्री होने के कारण क्या हुआ, डेल्टा एच जो हमारी एंथैल्पी में चेंज पॉजिटिव आ गया। फिर जो हमारी एंट्रोपी है, एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव आया है, क्योंकि ज़्यादा डिसऑर्डर जो हो गए, मोर डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, तो इस वजह से पॉजिटिव चेंज आ गया। और डेल्टा जी जो, क्योंकि आधे जब कुछ मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली थे तो वो उनको ज़्यादा दिक्कत, लेकिन ग्रुप में रहेंगे तो उनको ज़्यादा वो नहीं होता वो, इस कारण से इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोर डिसऑर्डर ऑयल ड्रॉपलेट हो गए। डेल्टा जी में जो चेंज आएगा नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन कौन से फैक्टर्स है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को इफेक्ट करते हैं? पहला टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर, ये एकमात्र ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पर लो और हाई डिग्री टेम्परेचर दोनों में ही क्या होता है, इसमें स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं, बेल शेप कब होता है? ओनली इन हाइड्रोफोबिक इंस्टेंट। कोल्ड में भी डीनेचुरेट हो जाते हैं, हाई में भी इनका, हाई टेम्परेचर में भी थर्मल डीनेचुरेशन हो जाता है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं, ये मतलब इतना है, मैक्सिमम कब होंगे? जब बीचों बीच में सेंटर में होंगे। हाई भी होगा तो भी कोल्ड में भी डीनेचुरेट और हाई में भी डीनेचुरेट, थर्मल डीनेचुरेशन हो जाता है। तो लो और हाई टेम्परेचर दोनों में ये वीक होते हैं। चेन लेंथ की बात करें तो जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। मोर विल बी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो चेन लेंथ बढ़ेगी तो नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब चेन लेंथ इंक्रीज होती है तो नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा, और इससे ज़्यादा एग्रीगेशन हो पाएगा मॉलिक्यूल का। लीनियर और ब्रांच में, तो लीनियर में बेटर एग्रीगेशन होगा, मोर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ब्रांच में लेसर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसमें एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में, एलिफेटिक वाले में मोर इन एलिफेटिक चेन हमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें ये मेजर हो करते हैं हम, स्टोर्ड चार्ज होता है बाय मीडियम बिटवीन अ मेटालिक प्लेट, तो इसमें डी बढ़ता है, वाटर का 80 होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बेंजीन है जिसका डी 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं देखने के लिए मिलते। सॉल्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, सॉल्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। तो सॉल्ट क्या करेगा, इन्हांस करेगा वाटर की पोलैरिटी को।